देखिए ये द हिंदू का आर्टिकल जो है ना, जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है बेसिकली। अब देखिए इसका सेंस ये बोल रहा है जो उसने लिखा है, मल्टीपोलर विथ बाईपोलर कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर इसका हम जनरल मीनिंग अगर निकालें ना, तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, वो मल्टीपोलर भी है और बाईपोलर भी है। बहुत लोगों को लगेगा, खासकर जो आईआर में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते, तो लगेगा कि भाई ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, कैसे बाईपोलर भी है, कैसे मल्टीपोलर ऑर्डर भी है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम चलते हैं हिस्ट्री में। हालांकि ये कॉन्टेक्स्ट क्यों बना है ना, हम लोग थोड़ा देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए क्या है ना, कि जो पूरा सिस्टम चलता है ना इंटरनेशनल रिलेशंस, वो हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट और पावर को देखते हुए ही चलता है। और देखिए हमेशा हर आदमी के पास थोड़ा बहुत जेलसी होती ही है ना। अगर एक आदमी अपनी पावर को बढ़ाना चाहेगा तो दूसरा क्या है ना कि उसको कम करना चाहेगा। हाँ, बात सिंपल सी है, क्योंकि पावर जो है ना एक जीरो सम गेम है, और यही रियलिज्म का कंसेप्ट भी है। रियलिस्टिक यही बोलते हैं कि जो पावर है ना जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब ये होता है कि यदि एक कंट्री अपने पावर को बढ़ाना चाहती है तो दूसरी कंट्री जो है ना की पावर ऑलरेडी कम होगी। बात सिंपल सी है। तो इसलिए कहने को उसको खतरा हो जाता है, इनसिक्योरिटी फील होती है। इस ऐसे हमारे पास हिस्ट्री के बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। मैं आपको बता दें कि जो एथेंस में जो है ना स्पार्टा ने अटैक किया था, इसी कारण से 19वीं सेंचुरी में ब्रिटेन पावरफुल था, इससे जर्मनी को अच्छा नहीं लगा है, तो उसने जो है ना अपनी पावर को क्या करना चाहा, चैलेंज करना चाहा, किसको, ब्रिटेन को। देख लीजिए रिजल्ट हमारे सामने है, वर्ल्ड वार 1 20 है ना। यूनाइटेड नेशन के बाद वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है ना यूएसए और यूएसएसआर पावरफुल में थे। यूएसए के जो है ना यूएसएसआर चैलेंज कर रहा था। देख लीजिए कोल्ड वार हुआ, वो तो थैंक्स है कुछ सिचुएशन कुछ जिसके कारण कुछ है ना फुल फ्लेज्ड वार नहीं हुआ बेसिकली। वही चीज़ आज 21st सेंचुरी में हमको देखने को मिल रही है कि यूएसए को रिप्लेस करना चाहता है चाइना। और आगे क्या होगा ये तो अब इतिहास ही बताएगा, फ्यूचर ही बताएगा। तो देखिए क्या है ना कि जो आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना बेसिकली, अब देखिए मैं आपको बता दें कि देखिए क्या है कि 1945 के बाद का जो एरा है ना, वो कोल्ड वार था बेसिकली। क्योंकि उसमें क्या है ना रसिया और जिसको उसमें बोलते थे यूएसएसआर, वो बहुत पावरफुल था बेसिकली, और एक साइड था यूएसए। लेकिन ध्यान रखना कि बहुत लोगों के साथ ये नहीं पता है कि यूएसए इकोनॉमिकली उस समय बहुत पावरफुल था रसिया से, यूएसएसआर से बेसिकली। हमको यहाँ पे यूएसएसआर वर्ड यूज करना चाहिए 1990 तक एटलीस्ट, क्योंकि उसमें वो यूएसएसआर था। अब देखिए तो देखिए यूएसए के पास मान लीजिए 100 रुपीज़ था ना, तो उस समय केवल इसके पास जो है केवल 50 रुपीज़ के आसपास था, मतलब आधी इकोनॉमी थी यूएसएसआर के पास। तो वीक था, लेकिन ना मिलिट्री में देखिए स्ट्रांग था, वो मिलिट्री में स्ट्रांग था रसिया। हाँ, ऐसा बोला जाता है कि यूएसए और यूएसएसआर के पास इतना न्यूक्लियर वेपन है इस समय कि पूरे वर्ल्ड को 50 बार से ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मोर देन 50 टाइम्स ये पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इनके पास इतना न्यूक्लियर वेपन है। तीसरी चीज़ कि देखिए क्या है ना, इनके पास आइडियोलॉजिकल बैटल भी था, एक था डेमोक्रेटिक और एक था कम्युनिज्म, ये चल रहा था। लेकिन आपको पता है कि 1990 में क्या है ना, ड्यू टू इकोनॉमिक वीकनेस जो है ना, यूएसएसआर जो है ना डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक ना, और वो 15 टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है। तब जो है ना वर्ल्ड बन जाता है यूनिपोलर भाई। यूएसए सुपर पावर, और था भी भाई सुपर पावर। अब देख लीजिए लेकिन कुछ इंसिडेंट हुए, से टेररिस्ट अटैक, 9/11, फिर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना। ऐसे कुछ चीज़ें हुई जहाँ पे जो है दूसरी कंट्री जो है ना धीरे धीरे अपनी अपॉर्चुनिटी को ढूंढना स्टार्ट कर दी, जहाँ पे उसने दिखाया है रसिया ने। 2008 में जैसे वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो रसिया जो है ना जॉर्जिया पे अटैक कर दिया। 2014 में रसिया जो है ना इकोनॉमिकली वीक होते हुए क्रीमिया को हड़प लिया। तो इसे बोलता है भाई गलत बात है। अब जो है ना यूनाइटेड नेशन के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। रसिया बोलते हैं क्या कर लोगे, हैं, ये बहुत कूद रहा था क्रीमिया, करना पड़ा मेरे को। बोलते हैं अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा भाई, चूँकि मैं सुपर पावर हूँ। बोला कर लो जो करना है। लेकिन देखिए यूएसए बहुत होशियार है, वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता। बोला कि भाई मैं एक काम करता हूँ, आपको G8 से निकाल देता हूँ। निकाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निकाल दो, मेरे पास चाइना है, निकालो।
क्योंकि उसमें चाइना भी मर्ज हो रहा था, तो बोले कि मेरे पास चाइना है, निकालो निकालो, निकाल दिया उसने। तो देखिए क्या है ना कि ये सीख चल रहा था। इससे हमको ये एक सीख मिलती है को रसिया को चैलेंज करना इतना आसान नहीं है पूरे वर्ल्ड में। भले इकोनॉमिकली वीक है रसिया, उसके पास विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है। ध्यान रखिए, वो इतना कमज़ोर होते हुए भी जॉर्जिया पे अटैक कर रहा है, क्रीमिया पे अटैक कर रहा है, और रिसेंट में यूक्रेन पे अटैक कर दिया। पिछले 3 साल से वार चल रहा है। तो ये रसिया बता रहा है भाई कि देख लेना, है ना। और उसका एडवांटेज भी है रसिया को, जोग्राफिकली भी। चूँकि इतिहास, हिस्ट्री हैज़ प्रूव दैट कि जो भी रसिया पे फुल फ्लेज अटैक किया है ना, उसको जो है ना ह्यूमिलिएटिव डिफीट का सामना करना पड़ा है। एग्जाम्पल नेपोलियन 1815 में, है ना, बाद में उसे लौटना पड़ा। हिटलर अटैक कर दिया विंटर के सीजन में, सुसाइड करना पड़ा बाद में उसे। तो देखिए क्या है कि यूएसए इस चीज़ को जानता है, इसलिए कोल्ड वार ही रहा, वो हॉट वार नहीं बन पाया है। टाइट अटैक क्यों नहीं हुआ है, ये भी रीजन है। अब बात करते हैं आगे। अब देखिए जो चाइना है ना, इसका पूरा अपॉर्चुनिटी उठाया है। हाँ, चाइना जो है ना अब पूरा अपॉर्चुनिटी फड़ा है और वो आगे बढ़ गया। आज जो चाइना है ना, यूएसए को टक्कर दे रहा है, चाहे मिलिट्रली हो, चाहे टेक्नोलॉजिकली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो। जो आज जो चाइना है ना, वो यूएसए का 65% इकोनॉमी गेन करता है। कहने का मतलब ये है कि जो है ना कि मतलब जो है ना कि यदि उसके पास 100 रुपये है तो चाइना के पास 65 रुपीज़ है, और अभी बढ़ भी रहा है, अभी वो बढ़ भी रहा है। और जो आज का जो कोल्ड वार है ना, वो और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। कैसे जानते क्यों? क्योंकि उस समय के कोल्ड वार में यूएसएसआर के पास केवल मिलिट्री पावर थी, इकोनॉमिकली उतना पावरफुल नहीं था। लेकिन चाइना के पास मिलिट्री पावर भी है, टेक्नोलॉजिकल पावर भी है, और इकोनॉमिक पावर भी है। इसलिए आज का जो कोल्ड वार है और ज़्यादा हॉट होने वाला है, और ज़्यादा हॉट होने वाला है। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब देखिए क्या है ना कि अभी जो है ना 2000, अब देखिए ये आर्टिकल क्यों पूछा गया है। अब देखिए क्या है कि अभी जो है ना यूएसए है ना, जो उसमें के लीडर हैं इस समय ट्रम्प, वो क्या है ना कि गेम खेल रहे हैं। उन्होंने क्या किया है ना कि लैटिन अमेरिका में जो है ना, बेसिकली उनका पर्पज़ ये है कि वेनेजुएला में गवर्नमेंट को चेंज करना है, क्योंकि वो इशू का अपोज कर रहा है। तो उन्होंने क्या है ना एक एयरक्राफ्ट शिप वहाँ भेज दिया है। तो इससे उनका एक सिग्नल ये है कि देखिए लैटिन अमेरिका में क्या है ना, देखिए जो लैटिन अमेरिका है ना, वो बहुत बड़ा रिसोर्स रिच कंट्री है। तो इसमें जैसे रसिया, चाइना, इंक्लूडिंग इंडिया, वो है ना, वहाँ पर क्या है ना, पर आप देखिए कंट्री देखिए, लोकेशन देखिए उसकी, ये है लैटिन अमेरिका। अब भाई यहाँ जो है ना, ये बताइए उसके सीधे बैकयार्ड में है, यूएसए के सीधे बैकयार्ड में है। देखिए यहाँ पे तो रसिया चाहता कि ये भाई, अगर ये रसिया, चाइना, इंडिया अगर यहाँ आएंगे तो भाई इससे मेरे को खतरा है भाई। हाँ, आसपास तो कम से कम मैं अपना दबदबा मेंटेन रखूँ, आसपास है, पता चले कि वो इंडिया पाकिस्तान बन गया, तो ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए जो है वो यहाँ पे चाइना रसिया को काउंटर कर रहा है, यानी मुनरो डॉक्ट्रिन को फिर से रिगेन कर रहा है। अब बहुत लोग पूछेंगे ये मुनरो डॉक्ट्रिन क्या है भाई, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? मुनरो डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कि जानते क्या है कि भाई ठीक है भाई, अपने आप में जो करना है, लेकिन मेरे आसपास भाई ना अपना इन्फ्लुएंस मत रखना है। ये मेरी लाइब्रेरी है, मेरे लाइब्रेरी में मेरा ही दबदबा चलेगा भाई, मेरा गुंडागर्दी चलेगी। हाँ, आज जहाँ हो वहाँ रहो तुम, लेकिन यहाँ आसपास मत आओ। अब देखिए जो यूएसए का जो लैटिन अमेरिका है ना, उसकी आंगन में है, बैकयार्ड में। अब भाई वहाँ क्यों बोल आएगा उसे, इस जो है ना बोला कि बोलो भाई मैं इसके लिए यूरोप को छोड़ सकता हूँ लेकिन लैटिन अमेरिका को नहीं। बोलो सोचेंगे ये भाई ये यूरोप क्यों छोड़ रहा है? भाई इसमें यूरोप की भी गलती है। आप सोचिए कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद, मतलब वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे वो यूएसए जो यूरोप के पीछे खड़ा हुआ था कि कोई भी होगा मैं आऊँगा। वर्ल्ड वार 1 में भी यूएसए जो है ना लास्ट में एंट्री मारा, वर्ल्ड वार 2 में भी यूएसए लास्ट में एंट्री मारा यूरोप की हेल्प करने के लिए। आज वही जो है जो यूएसए है ना, वो पीछे जा रहा है यूरोप से। इसका रीजन जानते क्या है? इसके 2-3 रीजन है बेसिकली। देखिए आपको पता है कोल्ड वार के टाइम पे उसने नाटो बनाया था। नाटो का कंसेप्ट ये है कि ऑफेंसिव अलायंस, मतलब कि अगर कोई कंट्री इन कंट्री पे अटैक कर देगी ना, तो मतलब कि पूरी कंट्री एक साथ उस पर अटैक करेगी। ये ध्यान रखिए। अब क्या है ना कि यूएसए लग रहा है कि ये भाई नाटो इतना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है नहीं एक्चुअली। चूँकि जानते क्यों? क्योंकि नाटो में क्या है ना फ्रेगमेंटेशन हो गया है बेसिकली। क्यों? अब देखिए यूएसए जो है ना ईरान पे सैंक्शंस लगाया हुआ था कि अब इससे कोई जो है ना डॉलर में ट्रेड नहीं करेगा। यूरोप ने ही ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया दूसरे करेंसी से।
तो भाई इससे लगा यूएसए को ये भाई ये गलत बात है। दूसरी चीज़ अभी जो है ना जो स्टैंड यूएसए का यूक्रेन को लेकर के है ना, वही स्टैंड जो है ना यूरोप का नहीं है। तो इससे यूएसए को लग रहा है कि ये भाई ये तो ट्रस्ट डेफिसिट है, और किसी भी रिलेशनशिप में यदि ट्रस्ट ना होना सीधे उसको हटा दो, हटाओ हटाओ हटाओ। रिलेशनशिप में ट्रस्ट मतलब हटाओ, ट्रस्ट ही नहीं है क्या मतलब है। इसलिए उसे बोल रहा है कि भाई इससे अच्छा हमारा लैटिन अमेरिका ही है। इसी को बोलते हैं मोनरो डॉक्ट्रिन बेसिकली। तो देखिए क्या है कि जो आज का जो वर्ल्ड आर्डर है बेसिकली ना, वो मल्टीपोलर वर्ल्ड भी नहीं है और बाईपोलर वर्ल्ड भी नहीं है, मतलब सब कुछ है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। देखिए मल्टीपोलर वर्ल्ड इसलिए नहीं है क्योंकि आप देख लीजिए इकोनॉमिकली इंडिया भी पावरफुल बढ़ रहा है, चाइना भी तो है ही, यूएसए भी तो है ही, जापान भी है, रसिया भी है। डिप्लोमेसी में देख लीजिए G20 में इंडिया का अच्छा दबदबा है, ब्रिक्स में देख लीजिए डायस्पोरा डिप्लोमेसी। तो मतलब इसे चल के नहीं भाई आज टाइम में तो है। देखिए हाँ बाइपोलर भी है क्योंकि सिक्योरिटी में अभी भी यूएसए और चाइना ही डोमिनेट कर रहा है। टेक्नोलॉजी में आप देख लीजिए आज की जो वर्ल्ड है, जो मेजर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं, तो कौन सी कंट्री का यूज़ कर रही हैं? या तो चाइना माल होगा या फिर यूएसए माल ही होगा। आप देख लीजिए आप कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे, वही होगा। जैसे मैं अभी एप्पल जो है ना आईपैड यूज़ कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ये क्या है? यूएसए का है। तो देखिए क्या है ना कि इनमें क्या है ना कि अभी दो कंट्री का जो इसलिए बाईपोलर भी है। हाँ लेकिन ऐसे तो एक तरह से बोल सकते कि यूनिपोलर भी है। क्यों? क्योंकि अभी भी यूएसए सुपर पावर है, नंबर 1 पे है, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है मोर देन $25 ट्रिलियन है, और उसके आसपास कोई है भी नहीं अभी ये। हाँ तो ये है। लेकिन ध्यान रखना कुछ लोग बोलते हैं कि एंड ऑफ यूनिपोलरिटी मीन्स डिक्लाइन ऑफ यूएसए। नो, एंड ऑफ यूनिपोलरिटी का मतलब ये है कि है ना और भी पावर इमर्ज हो गए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि यूएसए का डिक्लाइन हो रहा है। यूएसए उसी पावर पे है, हाँ और भी पावर इमर्ज हो गए हैं, जैसे चाइना है, जापान है, इंडिया है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए ये सब चीज़ चल रहा है बेसिकली। देखिए पावर गेम ठीक है, ये सब चल रहा है। इस कंडीशन में इंडिया जैसे कंट्री क्या करना चाहिए, खासकर नॉट ओनली इंडिया बट मिडिल पावर जैसे जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्राज़ील है, ये क्या करना चाहिए? स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी, इनको फॉलो करना चाहिए। और इंडिया कर भी रहा है इंडिया जो है हेजिंग कर रहा है, हेजिंग जिसको बोलते हैं। आप देख लीजिए क्वेड में है यूएसए के साथ है, डिफेंस में है रसिया के साथ है, ब्रिक्स में है चाइना के साथ है, बिमस्टेक में है साउथ एशिया के साथ है। तो देख लीजिए, तो ये है इंडिया की ब्यूटी अभी इस समय है। और है ना जो फ़ायदा चाइना उठा रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच जब कोल्ड वार चल रहा था, उसी का फ़ायदा आज इंडिया को उठाना चाहिए जब यूएसए और चाइना के बीच टेक्नोलॉजिकल वार चल रहा है। अब देखते हैं कि इंडिया फ़ायदा उठाता है कि नहीं उठाता। लेकिन एक चीज़ तो श्योर है कि द फ्यूचर वर्ल्ड बिलोंग्स टू दोज हु हैज़ पावर टू नेविगेट बोथ कंपटीशन एज वेल एज कोऑपरेशन। ये तो फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो वर्ल्ड किसी का भी हो सकता है, बट दिस द फैक्ट। लेट्स सी इंडिया इसमें है कि नहीं पिक्चर में, वो तो अब फ्यूचर ही बताएगा।